साथियों, अब हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का संश्लेषण और विश्लेषण करेंगे। पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं प्रतिपादित की गई है। अवस्थाएं अर्थात स्तर या स्थिति कि बच्चे का या विद्यार्थी का संज्ञानात्मक विकास जो है वह विकास किन किन स्थितियों से, किन किन स्तरों से होकर के गुजरता है और एक निश्चित और स्थायी संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण करता है। इन्हें हम अवस्थाएं कहते हैं। पियाजे के द्वारा दी गई इन अवस्थाओं में काल का भी विभाजन किया गया है अर्थात आयु का। इनके द्वारा इन अवस्थाओं की आयु भी दी गई है, परंतु पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्थाओं में जो आयु दी गई है वह आयु अथवा काल सामान्य बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का काल है। हो सकता है कि यह स्तर या एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने के लिए किसी बच्चे को, या हो सकता है वो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा हो, या उसकी परिपक्वता न हुई हो, उसकी शारीरिक या मानसिक परिपक्वता न हुई हो, या उसे ऐसे अनुभव वातावरण के द्वारा प्राप्त ही न हुए हो कि उसका संज्ञानात्मक विकास हो सके, तो इनकी आयु का काल या इस अवस्था का काल जो है वो आगे बढ़ भी सकता है। अर्थात इनकी जो अवस्थाएं हैं उनका काल निश्चित नहीं है, ये सामान्य बच्चों के लिए है। अब पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था जो है उसे हम संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था। द्वितीय अवस्था उसे हम कहते हैं, द्वितीय अवस्था जो है वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अर्थात संक्रिया से पूर्व की जो अवस्था है उसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तृतीय जो अवस्था है उसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। मूर्त अर्थात मूर्ति रूप, जिसे हम वास्तविकता में या व्यवहारिक रूप से हम प्रत्यक्षण कर सकते हैं जिस वस्तु का, या जिस वस्तु को हम देख सकते हैं, जिसका प्रेक्षण कर सकते हैं, वह मूर्त कहलाती है। और जो वस्तु या जिस वस्तु का प्रेक्षण या प्रत्यक्षण नहीं होता है वह वस्तु अमूर्त कहलाती है। और संक्रियाएं अर्थात क्रिया, उनमें क्रिया आयोजित करना, क्रिया योजित करना, क्रिया उनके साथ जोड़ना, उसे हम संक्रिया कहते हैं। और चतुर्थ जो अवस्था है उसे हम रूपात्मक संक्रिया अवस्था भी कहते हैं। रूपात्मक अर्थात एक रूपित, या हम इसे कह सकते हैं एक आकारिक अवस्था, और इसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और आइए आगे इन संक्रियाओं के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रत्येक अवस्था इससे पूर्व की अवस्था में आई बच्चे की उस मानसिक योग्यताओं में वृद्धि की परिचायक है। अर्थात एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करने पर बालक का संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है अर्थात वृद्धि होती है, और उससे पूर्व की जो अवस्था है उसमें जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी स्तर की तुलना में अगली अवस्था में उसका संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक संरचना अधिक विकसित होती है, जिसके द्वारा बच्चा अमूर्त रूप में सोच सकता है। अमूर्त रूप में अर्थात आकारिक रूप में सोच सकता है, या काल्पनिक रूप में, अमूर्त अर्थात कल्पना, और काल्पनिक रूप में वो सोच सकता है। अंतिम रूप तक, अंतिम अवस्था तक प्राप्त करने तक वह वास्तविक रूप में सोच सकेगा। जगत के विषय में ठीक भविष्य कथन कर सकता है अर्थात वह संश्लेषण और विश्लेषण कर सकेगा। मानसिक अवस्थाओं की संक्रियात्मक अवस्था द्वारा वह उसमें समझ का विकास होगा, और वह संश्लेषण और विश्लेषण विधि के माध्यम से उस समस्या का मूल्यांकन करके और उसके लिए भविष्य कथन भी कर सकता है। घटनाओं और चीज़ों को ठीक ठाक कारण बता सकता है, ठीक कारण बता सकता है। घटनाओं, कोई भी घटना है या कोई भी वस्तु है, उसके घटित होने के पीछे अर्थात वो क्यों घटित हुई, कैसे घटित हुई, इसका कारण भी वह बता सकता है। अर्थात कार्य कारण संबंध वह बता सकता है, जिसका उपयोग हम समस्या समाधान विधि में किया करते हैं। और सामान्यतः दुनिया के साथ बौद्धिक स्तर पर कार्य व्यापार भी कर सकता है। अर्थात दुनिया के साथ अर्थात यहाँ पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया कर सकता है। वह बौद्धिक कार्य व्यापार भी कर सकता है, अर्थात वह अपनी जीविका को चलाने के लिए या अपने समझ के स्तर को बढ़ाने के लिए दुनिया अर्थात पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठा सकता है। सर्वप्रथम पहली अवस्था जिसे हम संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं। संवेदी अर्थात संवेदनाएं कब उत्पन्न होती है, किन से उत्पन्न होती है? संवेदनाएं तब उत्पन्न होती है जब हमें किसी उद्दीपक की प्राप्ति होती है।
यदि किसी उद्दीपक का हम प्रत्यक्षण करते हैं या किसी उद्दीपक को हम अनुभव करते हैं तो हमारे शरीर में जैविक एवं मानसिक अर्थात शारीरिक और मानसिक क्रिया द्वारा संवेदनाएं व्युत्पन्न होती है, जिससे हमें उस वस्तु का प्रत्यक्षण या अनुभव होता है, इसे हम संवेदनाएं कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां हमें संवेदनाओं का अनुभव कराती है, अर्थात हमारी नाक, हमारी जीभ, हमारी आँख और हमारे कान और हमारी त्वचा, ये जो है हमारी संवेदनाओं का अनुभव कराती है। यह बच्चे के विकास की पहली अवस्था है, अर्थात बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है, अर्थात संज्ञानात्मक विकास जो है इस अवस्था से प्रारंभ होता है, अर्थात अधिगम घटित होने की जो क्रिया है वो यहाँ से प्रारंभ होती है। इस अवस्था को लगभग जन्म से लेकर 2 वर्ष तक मानी जाती है। यह जो अवस्था है, प्रथम अवस्था जन्म से लेके अर्थात 0 वर्ष से लेके 2 वर्ष तक मानी जाती है, अर्थात सामान्यतः बच्चों में 0 से 2 वर्ष तक संवेदी प्रेरक अवस्था, अर्थात हम इसे इंद्रियानुगतिक अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही संवेदनाओं का अनुभव होता है, इसीलिए इंद्रियानुगतिक अवस्था या इंद्रियानुकामक अवस्था भी कहते हैं। अब इस अवस्था की जो आयु है वह 2 वर्ष तक मानी गई है, अर्थात इस अवस्था से संबंधित संज्ञानात्मक संरचनाओं का विकास लगभग 2 वर्ष तक पूर्ण हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे का संज्ञानात्मक योजनाओं में इसका दुनिया के विषय में अवबोधन और वे समन्वय सम्मिलित होते हैं, जिनके द्वारा वह जगत के साथ बर्ताव करता है। अर्थात इस अवस्था की जो संज्ञानात्मक संरचनाएं होती है बच्चे की, उसका दुनिया के विषय में प्रत्यक्षीकरण या अवबोधन, प्रत्यक्षीकरण यानी देखना और अवबोधन यानी समझ, दुनिया के बारे में इसकी जो समझ है, और समन्वय यानी कि दुनिया से ये जिस प्रक्रिया के द्वारा जुड़ता है और वह जो प्रक्रिया है यह प्रक्रिया संवेदी प्रेरक अवस्था की प्रक्रिया है। अर्थात इस अवस्था में बच्चा जगत के साथ जुड़ने का, उनके साथ अंतःक्रिया करने का समन्वय स्थापित करता है। इसमें बच्चा भौतिक जगत की प्रकृति के विषय में अपनी मूल संकल्पनाएं बनाता है। भौतिक विषय अर्थात जो हमें दिखाई देता है, जो ठोस रूप में विद्यमान है, जैसे कोई भी वस्तु जिसका हम प्रत्यक्षण कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, अर्थात जीव जंतु, पेड़ पौधे, पत्थर, इनका वो जो है इनकी मूल संकल्पना अपने मस्तिष्क में बना लेता है और संज्ञानात्मक विकास करता है। अर्थात उनके एक तरीके से उनके बारे में वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उनके बारे में वह एक संबंध स्थापित कर लेता है मस्तिष्क में, और उनसे वह अपना संज्ञानात्मक विकास प्रारंभ करता है। वह यह सीखता है कि जो वस्तु लुप्त या अदृश्य हो गई है वह दोबारा मिल सकती है, क्योंकि संवेदी प्रेरक अवस्था की प्रारंभिक अवस्था, अर्थात हम कहें कि 0 से लगभग 18 माह की उम्र तक बच्चे में यदि बच्चे के सामने किसी वस्तु को हटा दिया जाता है तो बच्चे द्वारा यह समझ लिया जाता है कि वह वस्तु अब नहीं है, अर्थात उस वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, वह लुप्त हो गई है। परंतु 18 से 24 माह की उम्र में बच्चे का वस्तु स्थायित्व की संकल्पना का संज्ञानात्मक विकास विकसित हो जाता है, अर्थात वस्तु स्थायी होती है, इस संकल्पना का विकास हो जाता है। अर्थात वस्तु जो है वह सामने नहीं है, उसका प्रत्यक्षण नहीं हो रहा है, परंतु वह वस्तु कहीं ना कहीं विद्यमान है। अर्थात यदि किसी वस्तु को हम छिपा देते हैं तब भी वह बच्चा उस वस्तु को ढूंढ लेता है और यह भी सीख जाता है कि अमुक वस्तु वही है जो किसी दूसरी तरफ से देखने अथवा भिन्न प्रकाश में अलग प्रतीत होती है। अर्थात बच्चा अपने प्रत्यक्षण को व्यवस्थित कर लेता है, वह उस वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त कर लेता है, उसे छू करके, उसे देख करके, उसे सुन करके पूर्ण रूप से उसकी जानकारी प्राप्त कर लेता है संवेदनाओं द्वारा। इसीलिए वह उसे किसी भी तरफ से देखने में वह वस्तु उसे वही प्रतीत होती है जो पहले थी। एक वस्तु के रंग, रूप, ध्वनि, स्पर्श आदि किसी भी गुणों से संबंध स्थापित करता है, क्योंकि यह इंद्रियानुगतिक अवस्था है। इसीलिए इंद्रियों के माध्यम से वह ज्ञान अर्थात अवबोधन प्राप्त करता है और अवबोधन अर्थात समझ उत्पन्न होने के पश्चात वह इन्हीं गुणों द्वारा संबंध स्थापित करता है और संज्ञानात्मक विकास करता है।
वह उन तरीकों को ढूंढ लेता है, वह उन तरीकों अर्थात तकनीकी उन तरीकों को ढूंढ निकालता है जिनके द्वारा अपनी क्रियाएं दूसरी वस्तुओं को प्रभावित करती है। अर्थात दूसरी वस्तु वातावरण को प्रभावित करने, वातावरण में उपस्थित सभी वस्तुओं को प्रभावित करने की क्षमता और उनका जो तरीका है उसको वह विकसित कर लेता है। अर्थात किसी भी वस्तु को किस प्रकार से हिलाना है, किसी भी वस्तु को किस प्रकार से उठाना है, इस प्रकार के वो जो तरीके हैं उनसे अवगत हो जाता है और उनको विकसित कर लेता है। और इसी प्रकार वह कार्य कारण या कारण कार्य सिद्धांत का प्रारंभिक भाव प्राप्त कर लेता है। कार्य कारण अर्थात समस्या समाधान जो चरण होता है जिसमें किसी भी क्रिया के होने का कारण या कारण प्रभाव संबंध उसका प्रारंभिक भाव अर्थात उसका प्रारंभ कर लेता है, उस अवस्था का कार्य कारण प्रभाव से वह अवगत होने लगता है। परंतु पूर्ण रूप से कार्य कारण संबंध का विकास नहीं होता है। इसके अंत में, इस अवस्था के अंत में उसका प्रारंभिक विकास, कार्य कारण संबंध का प्रारंभिक विकास होने लगता है। इस प्रकार उसकी नज़र में दुनिया लगभग स्थायी वस्तुओं की एक बढ़ती हुई क्रमबद्ध व्यवस्था है। अर्थात वह जब धीरे धीरे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नवीन ज्ञान अपने पुरानी व्यवस्थाओं में, पुराने ज्ञान में व्यवस्थित करता है तो उसका ज्ञान बढ़ता है और क्रमबद्ध रूप में स्थायी वस्तु अर्थात उसका स्थायित्व का जो ज्ञान है वो बढ़ता है और उसे लगता है कि ये सभी वस्तुएं जो है स्थायी है और वह अपने अंदर ज्ञान को संचित करता जाता है जो परस्पर व उसके अपने व्यवहार के साथ कारणात्मक रूप से जुड़ी हुई है। जो परस्पर अर्थात वह उससे भी जुड़ी हुई है और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है और उनके मध्य जो कारण है या उनको वो प्रभावित कर सकता है या वातावरण उसको प्रभावित कर सकता है, इसकी भी वह समझ उत्पन्न कर सकता है। अर्थात जैसे किसी भी बालक अथवा किसी भी 0 से 2 वर्ष के मध्य का बालक, उसके सामने यदि दीपक की लो जलती है तो प्रथम बार उसे कष्ट का अनुभव अर्थात वह जब उसके हाथ लगाता है तो उसे कष्ट का अनुभव होता है, उसमें संवेदनाएं उत्पन्न होती है, तो वह समझ जाता है कि इस वस्तु से, इस पर्यावरण से हमारे शरीर पे, मेरे शरीर पे यह प्रभाव पड़ रहा है या यह प्रभावित मुझे कर रही है। तो इस प्रकार से वह उस वातावरण के प्रति अन्योन्य क्रिया करना सीख जाता है। अर्थात अब वह उस दीपक की लो से दूर रहना प्रारंभ कर देता है। इसे हम इंद्रियानुगतिक अथवा संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। अब दूसरी अवस्था जो महत्वपूर्ण अवस्था भी है, दूसरी अवस्था यह है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। संक्रिया अर्थात क्रिया करने की अवस्था जिसमें बच्चा कोई ना कोई मानसिक कार्य या शारीरिक कार्य कर सकता हो और विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कर सकता हो, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से नई क्रियाएं जोड़ सकता हो, घटा सकता हो, या हम कहें कि उसमें कुछ ना कुछ तार्किक आ गई हो, उसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अर्थात संक्रिया के ज्ञान से पूर्व की अवस्था, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्गीकरण, उनमें समानताएं बतलाना, समूहीकरण, इनसे पूर्व की जो अवस्था है, इनको विकसित करने से पूर्व जिस अवस्था की आवश्यकता है उसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और इस संक्रियात्मक अवस्था की आयु जो है वह 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में मानी गई है। इस अवस्था को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, 2 से 4 और हम कह सकते हैं 4 से 7 वर्ष की आयु। अब इसमें 2 से 4 और 7 वर्ष की आयु में, 2 से 4 वर्ष की आयु में बच्चा अपनी जो है भाषा का विकास करता है। अर्थात वह किसी भी अभिव्यक्ति को करने के लिए संकेतों या चिन्हों अर्थात संकेत भी वह प्रदर्शित कर सकता है, चिन्ह या प्रतीक के रूप में भी वह विकसित अपनी अभिव्यक्ति करने लगता है। उसे हम 2 से 4 वर्ष की आयु कहते हैं। फिर 4 से 7 वर्ष की उम्र में उसमें अंतर्दृष्टि या सूझ का विकास होने लगता है। उस सूझ के विकास से वह अपनी जो आत्म केंद्रितता है उसकी अवस्था से मुक्ति पाने लगता है। अर्थात अंत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंत में वह इससे मुक्ति पाने लगता है। इसे हम
जीववाद की अवस्था भी कहते हैं। जीववाद अवस्था अर्थात बालक इस अवस्था में यदि कोई निर्जीव वस्तु है उसे भी सजीव समझने लगता है। अर्थात कोई बच्चा किसी गुड़िया के साथ इस प्रकार, किसी प्लास्टिक की गुड़िया, किसी रबड़ की गुड़िया के साथ इस प्रकार व्यवहार करता है कि उसमें भी सजीव है, उसको अपने गले से लिपटा कर सो जाता है। अर्थात उसमें जीववाद की भावना का विकास होता है। इस अवस्था में भाषा सीखे जाने के प्रभाव को दर्शाना आरंभ करता है। अर्थात इस अवस्था में बालक का भाषात्मक विकास होने लगता है। अर्थात वह अपने पर्यावरण में उपस्थित तत्वों अथवा पर्यावरण में उपस्थित व्यक्तियों के द्वारा अपने सामाजिकता का विकास करने से पूर्व उनसे अनुकरण द्वारा भाषा का विकास करने लगता है। यह वस्तुओं व घटनाओं को सांकेतिक तथा प्रतीकात्मक रूप में प्रदर्शित कर सकता है। वह जो है किसी भी वस्तु के नाम को या किसी घटना को, कोई भी घटना हुई है या हम कहें कि कोई कार्य हुआ है या किसी का कारण बताना है, तो वह उनको प्रतीकों या संकेतों के रूप में प्रदर्शित कर सकता है। अब प्रतीक और संकेत क्या है? प्रतीक यानी चिन्हों के रूप में किसी वस्तु का नाम वह प्रतीक कहलाता है, और संकेत में भाव भी जुड़ा होता है, नाम के साथ भाव भी जुड़ा होता है। जैसे कि यदि माँ जो है, बच्चे की माँ किसी कमरे से आती है उसके पास, तो यदि उसके सामने उसका दृश्य उपस्थित नहीं है, फिर भी माँ के पैरों की आवाज़ से बच्चा यह अनुभव कर लेता है कि उसकी माँ आ रही है। अर्थात उसके पैरों की आवाज़, उसके पैरों की ध्वनि के संकेत के माध्यम से बच्चे में यह भाव विकसित हो जाता है कि मेरी माँ आ रही है। और प्रतीक हम जानते हैं किसी भी वस्तु का नाम या किसी वस्तु की समझ का नाम, जिसे हम भाषात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसे हम प्रतीक कहते हैं। अब वह जो है मात्र वह उनके साथ क्रियाएं ही नहीं करेगा, अभी तो उनके विषय में सोचना भी प्रारंभ करेगा, परंतु जब तक उसका भाषाई विकास नहीं होगा तो वह पूर्णतः विकसित रूप से सोचना प्रारंभ नहीं कर सकता। बच्चे का भाषात्मक विकास होने के पश्चात वह उनके प्रति मानसिक क्रियाएं भी करने लगेगा और वह उनका आंतरिक चित्रण या उनके बारे में चिंतन भी करने लगेगा। वस्तुओं को शब्दों में अभिव्यक्त करने से पूर्व उनका मन में आंतरिक चित्रण होता है। अर्थात जब भी बच्चा किसी वस्तु के बारे में प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्त करने का चिंतन करेगा तो उससे पहले उसका मानसिक चित्रण, आंतरिक चित्रण उसके मानसिक स्तर पर मूर्त रूप में हो जाया करता है, अर्थात मूर्ति रूप में हो जाया करता है, जिसे हम संप्रत्य भी कहते हैं। उसके पश्चात ही वह उसे भाषात्मक या अभिव्यक्तात्मक रूप में अभिव्यक्त करने लगता है। ये आंतरिक चित्रण बच्चे को बाह्य जगत के साथ अनुकूलित रूप से कार्य व्यापार करने में अधिक नम्यता, लचीलापन प्रदान करते हैं। अर्थात ये जो आंतरिक चित्रण है, जो उसकी मानसिक प्रक्रिया में जो संपत्ति बनते हैं, किसी वस्तु के बारे में मूर्त चित्र बनता है, यह चित्र उसे दुनिया या वातावरण के साथ अनुकूलन बनाने में, अर्थात उसके प्रति ढलने में या कार्य व्यापार करने में अधिक लचीलापन अर्थात अधिक सहायता प्रदान करता है, क्योंकि उसका भाषाई विकास हो जाता है और भाषाई विकास होने के पश्चात वह वस्तुओं को अपने मानसिक चित्रण में लेकर के और उस पर चिंतन करने, उन पर कार्य व्यापार लागू करने की क्षमता का विकास कर लेता है। और अब वह उन आंतरिक चित्रण के प्रति उपयुक्त शब्द भी मिल जाते हैं और उसमें संप्रेषण की शक्ति भी बढ़ जाती है। अर्थात जब वह किसी भी वस्तु या व्यक्ति का आंतरिक चित्रण कर लेता है तो उसे नई नई जानकारियों या नए नए ज्ञान के द्वारा उन वस्तुओं का नया शब्द या नया नाम भी मिल जाता है। शब्द में उसे वह अभिव्यक्त भी कर सकता है, जिससे कि उसका भाषात्मक विकास होता है और संप्रेषण की शक्ति अर्थात दूसरों को अपनी अभिव्यक्ति से प्रभावित करने की शक्ति या दूसरों को अपनी अभिव्यक्ति से समझने की शक्ति, दूसरों में समझने की शक्ति या अपने वाक्यांश द्वारा, अपनी अभिव्यक्ति द्वारा दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति का विकास हो जाता है। तथापि अभी भी उसकी बौद्धिक योग्यताएं एक वयस्क की तुलना में, अर्थात एक वयस्क जो आदमी होता है, जो 18 वर्ष से ऊपर होता है, उसकी तुलना में काफ़ी सीमित है, अर्थात बहुत कम होती है। अर्थात उसका तार्किक क्रम का विकास, उसकी तार्किक अभियोग्यताओं का विकास, तर्कपूर्ण चिंतन करने की क्षमता का विकास अभी तक नहीं होता है। एक वयस्क
व्यक्ति के मानदंडों के आधार पर उसका चिंतन निश्चित रूप से ही मूर्त होता है। हम जानते हैं वयस्क हो जाएगा तो वह अमूर्त चिंतन भी करने लग जाएगा, अर्थात परिकल्पनाओं का निर्माण करने लग जाता है, अर्थात उसके सामने यदि कोई मूर्त वस्तु उपस्थित भी नहीं है तो भी वह उसका मानसिक चित्रण कर लेगा। परंतु इस अवस्था का बालक उसी वस्तु का चित्रण कर सकता है, मानसिक चित्रण कर सकता है जिस वस्तु का प्रत्यक्षण उसने किया हो, अर्थात जिस वस्तु को मूर्त रूप में उसने प्रेक्षण किया हो उसी का चित्रण कर सकता है। उसकी प्रवृत्ति वस्तु के अन्य पक्षों को अनदेखा कर मात्र एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने की होती है। अर्थात बालक की जो प्रवृत्ति होती है इस अवस्था में, विद्यार्थी या बालक जो होता है उसकी जो प्रवृत्ति, अर्थात हम कहें कि उसका जो दृष्टिकोण होता है वह किसी भी वस्तु के एक पक्ष को ही देख सकता है, वह एक साथ किसी भी वस्तु के 3 या 4 पक्षों का अध्ययन नहीं कर सकता है। अर्थात वह केवल अपनी केंद्रितता, अर्थात केवल अपना जो पक्ष है, व्यक्तिगत जो पक्ष है, व्यक्ति परकता है, उसके अनुसार ही वह देख सकता है। वह यह नहीं जानता है कि दूसरा व्यक्ति या दूसरा बालक उसे किस दृष्टिकोण से देख रहा है, अर्थात इसमें सेंट्रिज्म अर्थात केंद्रण पाया जाता है। इसे हम आत्म केंद्रण की संज्ञा भी देते हैं, अर्थात वह बालक आत्म केंद्रित हो जाता है, केवल अपनी आत्मा के केंद्र द्वारा ही वह वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है। यदि हम कहें, इसका एक उदाहरण यह हो सकता है कि बालक जब किसी भी वस्तु को देखता है तो वह एक पक्ष को देखेगा, अर्थात वह यह सोचता है कि यदि वह मेरी माँ है, यदि उसकी माँ है, वह किसी की बहन भी हो सकती है, परंतु जब वह उसकी माँ को देखता है तब वह केवल माँ के बारे में ही सोच सकता है। वह यह नहीं सोच पाएगा कि वह किसी की बहन भी है, वह किसी की पत्नी भी है। इस प्रकार से वह अन्य पक्षों को अनदेखा कर सकता है और इस बात को समझने में कठिनाई होती है कि अन्य व्यक्ति वस्तुओं को उस रूप से अलग कैसे देख सकते हैं जिस रूप में वह देख रहा है। अभी तार्किक वयस्क बौद्धिक संरचना प्राप्ति में काफ़ी पीछे है, अर्थात वह दूसरे व्यक्ति के मतों अर्थात उनकी अभिव्यक्तियों के बारे में अनुमान नहीं लगा पाता है। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, अर्थात इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास अर्थात संज्ञानात्मक संरचनाओं का विकास हो जाता है, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अर्थात संक्रियाओं को करने की अवस्था जिसमें मूर्त वस्तुओं पर वह क्रियाएं आयोजित कर सकता है, अर्थात योजित कर सकता है, योजना का निर्माण कर सकता है। इसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था का विस्तार लगभग 7 से 11 वर्ष की उम्र तक होता है। इस अवस्था का विकास लगभग 7 से 11 है, अर्थात प्रथम अवस्था 0 से 2, दूसरी अवस्था 2 से 7 वर्ष तक और इस अवस्था का विकास 7 से 11 वर्ष तक, अर्थात हम यह कह सकते हैं बाल्यावस्था में इसका विकास होता है। बाल्यावस्था में यह अवस्था नम्यता की दृष्टि से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से ऊंची है। नम्यता अर्थात हमने पढ़ा था लचीलापन, नम्यता अर्थात लचीलापन, ये देखिए नम्यता अर्थात लचीलापन, अर्थात वह विभिन्न वस्तुओं पर संक्रिया करते समय उसकी जो योजना है उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। वह एक नहीं 2 पक्षों को भी देख सकता है। वह यह जानने लगता है कि दूसरा व्यक्ति उसको दूसरे पक्ष से भी देख सकता है। इस अवस्था के अंतर्गत आने वाली संक्रियाएं हैं, अर्थात इनको हम संक्रिया कहते हैं, जो जोड़ बाकी गुणा भाग जिसे हम गणित की संक्रियाएं कहते हैं, उसी के अनुसार अन्य संक्रियाएं भी होती है। इन संक्रियाओं को करने में बच्चा सक्षम हो जाता है और ये जो संक्रियाएं हैं ये संक्रियाएं तब तक घटित नहीं हो पाएगी जब तक बालक का पूर्ण रूप से अवबोधन प्रारंभ नहीं हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर आते आते उस बालक का पूर्ण रूप से संज्ञानात्मक विकास एक वयस्क की तुलना में होने लगता है। सबसे पहली वर्गीकरण अर्थात वर्गों में बांटना। किसी वस्तु का समूहीकरण भी वर्गीकरण है, अर्थात अलग अलग समूहों में बांटना, अर्थात एक लंबी वस्तु है, एक जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है, अर्थात किसी की मोटाई ज़्यादा है। उन वस्तुओं को अलग अलग करना, उनके गुणों के आधार पर, उनकी मात्रा के आधार पर उनका अलग अलग विभाजन ही वर्गीकरण कहलाता है। दूसरा है संगठन, अर्थात वस्तुओं को जोड़ना, वस्तुओं
को जोड़ करके एक रूप से उनका व्यापकीकरण कर लेना या सामान्यीकरण कर देना, वह उनका संगठन या संयोजन कहलाता है। और तुलना करना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तुलना करने के पश्चात कि कौन सी वस्तु अधिक बड़ी है, कौन सी वस्तु छोटी है, कौन से में कौन सा गुण अधिक है, कौन से में कौन सा गुण कम है, अर्थात यह किताब बड़ी है, यह किताब छोटी है, इस किताब में पेज की संख्या अधिक है, इस किताब में या इस पुस्तक में पेजों की संख्या कम है। इस प्रकार की व्याख्या, इस प्रकार की संख्याएं वह करने लग जाता है। मूर्त संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियाओं के इस अवस्था में बच्चा शब्दों के पदानुक्रम के मध्य संबंधों का कार्य करता है, जैसे रोबिन, पक्षी और जीव। अर्थात बच्चा जो करता है इस अवस्था में शब्दों का पदानुक्रम अर्थात पद का अनुक्रम, एक अवस्था से ऊपर की अवस्था, उस अवस्था से ऊपर की अवस्था अर्थात पदों का अनुक्रम, किसी पद का जो क्रम है उनके मध्य जो उनका संबंध है उसके बारे में कार्य करना सीख जाता है। अर्थात सर्वप्रथम रोबिन, अब रोबिन क्या है, एक पक्षी है, तो ये संबंध उसने बना लिया कि पक्षी, रोबिन जो है वह एक पक्षी है, लेकिन पक्षी जो होता है वह एक जीव होता है। अर्थात रोबिन का उसने सामान्यीकरण या व्यापकीकरण कर दिया, अर्थात रोबिन का एक तरीके से उसने वर्गीकरण कर दिया और एक संगठन कर दिया। संगठन अर्थात संयोजन उसने जीव के रूप में कर दिया और वर्गीकरण उसने पक्षी के रूप में कर दिया, और इस प्रकार से उसने पदानुक्रम के मध्य संबंधों का निर्वहन कर दिया। अर्थात रोबिन एक पक्षी है और पक्षी जो होते हैं वह जीव होते हैं अर्थात सजीव होते हैं। वह संक्रियाओं में प्रतिवर्तिता को समझता है जिसे पूर्व संक्रियावस्था वाला बालक नहीं समझता है, अर्थात प्रतिवर्तिता। इसे हम निगमनात्मकता भी कहते हैं, अर्थात रिवर्सिबिलिटी। अर्थात पीछे की तरफ यदि कोई संक्रिया अग्र दिशा में निर्देशित होती है तो उसे वापस पश्चिम दिशा में निर्देशित करने का कार्य भी करने लग जाता है। प्रतिवर्तिता यानी उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना भी सीख जाता है। यह उसी बात पर निर्भर है जो हमने पढ़ा था, आत्म केंद्रितता। अर्थात बालक किसी वस्तु के एक पक्ष पर ही विचार कर सकता है, या तो वह अग्र दिशा में विचार कर लेगा एक समय में, या फिर वह एक समय में पश्चिम दिशा में विचार कर लेगा। अर्थात वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में केवल एक ही दिशा में विचार कर सकता था, परंतु अब वह दोनों दिशा में अर्थात अग्र दिशा में और पश्चिम दिशा दोनों दिशाओं में अपना विचार व्यवस्थित और संगठित कर सकता है, जो कि पूर्व संक्रियावस्था वाला बालक नहीं कर सकता था। इसे हम निगमनात्मकता भी कहते हैं, अर्थात निगमनी तर्क भी कहते हैं। जैसे हम किन्हीं संक्रियाओं, किन्हीं उदाहरणों के माध्यम से किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और निगमन की सहायता से उसी सिद्धांत के द्वारा वापस उन्हीं उदाहरणों की सत्यता की जांच कर लेते हैं, तो उसे निगमनात्मक तर्क भी कहते हैं। अर्थात बच्चा उनके उल्टे क्रम में संयोजन का तर्क भी दे सकता है, कि अर्थात उनका तर्क भी समझ सकता है। अर्थात इसका उदाहरण यह है कि यदि जो जोड़ा जाता है उससे घटाकर वही प्राप्त किया जा सकता है। गणित की संक्रिया में यदि हम कहें कि 2 + 2 जो 4 होता है, बच्चे को बताया जाए कि 2 + 2 4 होता है, और यदि हम उसे वापस बता दें कि 2 में से वही 2 संख्या घटाने पर वापस 2 को ही प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात जो जोड़ा गया है उसे घटाकर वही प्राप्त किया जा सकता है। इस रिवर्सिबिलिटी, इस प्रतिवर्तिता का ज्ञान अर्थात इसकी समझ भी उसमें विकसित हो जाती है। जिस वस्तु की आकृति को बदल दिया गया है वह वस्तु मूल अवस्था में वापस भी आ सकती है। अर्थात आकृति या आकार या कुछ भी कहें, उसकी मात्रा को बदल दिया गया, जैसे 2 में 2 जोड़ा गया और 4 में बदल दिया गया, लेकिन उसमें उसी संख्या को घटाकर वापस प्राप्त किया जा सकता है। उसी प्रकार 2 kg या 2 किलो गेहूं में 2 किलो गेहूं मिला दिया जाए तो फिर वापस 2 किलो गेहूं निकालने से वापस 2 किलो गेहूं प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार की समझ का विकास भी हो सकता है। अब इसका एक अन्य उदाहरण यह है कि जैसे गुणा भाग की संक्रिया है, बच्चे को बताया जाता है कि 2 × 2 2 × 2 अर्थात 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आता है, परंतु यदि हमें 4 से वापस 2 प्राप्त करना है तो हमें 4 में 2 का भाग देना होगा। अर्थात 4 में 2 का भाग देने पर वापस हमें 2 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 2 को हम वापस मूल अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया या इस प्रकार की संक्रिया को भी उसको समझने में आसानी हो जाती है। इस अवस्था में कोई लड़की निम्नलिखित तर्क दोष अथवा तर्काभास की शिकार नहीं होगी, जबकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वाली इसमें फंस जाती है। यह कौन सा उदाहरण है, ये देखते हैं कि मेरी एक बहन है परंतु उसकी कोई बहन नहीं है। यदि हम किसी लड़की को कहें या किसी भी लड़के को हम कह सकते हैं कि मेरी एक बहन है, अर्थात ये एक अग्र दिशा में एक सकारात्मक दृष्टिकोण है कि मेरी एक बहन है, परंतु उसी को विपरीत क्रम में उसने पहुंचा दिया। अर्थात पहले जो है कि एक मेरी एक बहन है और उसी
विपरीत या पश्चिम दिशा में उसने उल्टा क्रम लिया है कि मैं उसकी कोई बहन नहीं है। अब इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वाली बच्ची जो है नहीं समझ पाएगी, परंतु मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाली बच्ची इसको समझ जाएगी, क्योंकि उसमें निगमनिक तर्क अर्थात प्रतिवर्तिता का गुणधर्म विकसित हो गया है, या हम कहें कि आकृति को बदल देने पर वही वस्तु प्राप्त हो जाती है, वह गुणधर्म विकसित हो गया है अर्थात, या फिर उसमें दूसरे व्यक्तियों के दृष्टिकोणों को समझने का भी विकास हो चुका है। इसके पश्चात पियाजे महोदय की यह बात यहीं समाप्त नहीं होती है। पियाजे कहते हैं कि अंकगणित संक्रिया रट सकता है, परंतु संभव है कि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग न कर पाए। अर्थात किसी बच्चे ने कोई भी अंकगणितीय संख्या रट ली, अर्थात उसे पता है कि 2 × 2 2 × 2 4 होता है, या 2 × 3 6 होता है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर वह व्यवहारिक रूप से उसका उपयोग न कर सके, अर्थात उसमें उस संक्रिया या उस प्रक्रिया का ज्ञान ही नहीं है। और दूसरी ओर बच्चा जिसने कभी अंकगणित सीखा ही नहीं, फिर भी वह इन प्रश्नों या समस्याओं का ठीक उत्तर दे सकता है। अर्थात इस अवस्था का बच्चा जिसने इन संक्रियाओं की समझ विकसित की है, संज्ञानात्मक संरचनाओं की समझ या अवबोधन विकसित किया है, वह इन संक्रियाओं को रटने के बिना ही प्रश्नों या समस्याओं का समाधान कर सकता है। परंतु पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा जिनने इन संक्रियाओं की समझ विकसित नहीं की है, अर्थात रिवर्सिबिलिटी का गुण जिसमें विकसित नहीं है, वह अपने दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। वास्तव में विभिन्न उदाहरणों से सीखना बच्चे को प्रतीकात्मक रूप से सीखने और बौद्धिक कार्य व्यापार करने के लिए सहायक और महत्वपूर्ण है। अर्थात विभिन्न उदाहरणों, अर्थात इनके कहने का अर्थ है कि वह दैनिक जीवन में मूर्त वस्तुओं के साथ, मूर्त उदाहरणों के साथ जब सीखता है तो वह बाद में प्रतीकात्मक रूप से अर्थात परिकल्पनात्मक या हम कह सकते हैं अमूर्त रूप में सीखने के लिए या बौद्धिक कार्य करने के लिए वह सक्षम हो जाता है। अब चतुर्थ अवस्था, और जिसे हम अंतिम अवस्था कहते हैं, जिसमें बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो है लगभग पूर्ण हो जाता है, उसे हम रूपात्मक संक्रियात्मक अवस्था या आकारिक संक्रियात्मक अवस्था, आकारिक अर्थात एक आकार जिसमें हो, जिसमें कोई एक आकार हो जो मानसिक चित्रण करता हो, उसे वह संक्रिया अवस्था, या हम इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसमें वस्तु का प्रतिक्षण ना होता हो, परिकल्पनाएं होती हो, या उसमें केवल मानसिक क्रियाओं के द्वारा, उसे काल्पनिक मानसिक क्रियाओं के द्वारा ही संक्रिया होती हो, यहाँ हम इसे अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। चौथी और अंतिम अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से आरंभ होती है और यह लगभग 15 से 16 वर्ष तक अमूर्त चिंतन में परिशोधन अथवा वृद्धि होती है। अर्थात 11 वर्ष की उम्र तक बच्चे का अमूर्त संज्ञानात्मक विकास या अमूर्त अवधारणात्मक विकास, या हम कहें कि अमूर्त वस्तुओं पर संक्रिया करने की समझ विकसित होने लगती है, और 15 से 16 वर्ष की उम्र तक उसकी यह जो समझ है, अमूर्त संक्रियात्मक संरचना की जो समझ है, वह लगभग परिपूर्ण हो जाती है। इस अवस्था में सांकेतिक परिचालन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। सांकेतिक अर्थात बच्चा यदि प्रतीक रूप में अर्थात बोलकर संक्रियाएं नहीं करना चाहता है, वह अपने मन ही मन संकेतों के रूप में संक्रियाएं करना चाहता है, भावों के रूप में ही संक्रिया करना चाहता है, तो वह इस अवस्था में कर सकता है, अर्थात काल्पनिक परिचालन भी कर सकता है। किसी वस्तु, किसी समस्या के बारे में मानसिक चिंतन, या हम कह सकते हैं मानसिक रूप से ही उन संक्रियाओं, उन पदों या उन संपत्तियों में परिचालन समायोजन कर सकता है, उनमें कार्य कारण संबंध स्थापित कर सकता है, या उन संरचनाओं का संश्लेषण अर्थात उनको जोड़ करके एक सामान्यीकरण कर सकता है, या उनमें कार्य कारण प्रभाव संबंध विश्लेषण कर सकता है, और मूल्यांकन के द्वारा निष्कर्ष निकालकर वह उसकी भविष्यवाणी भी कर सकता है। यद्यपि इससे पूर्व की अवस्था में बच्चे काफी तार्किक संक्रियाएं करने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात तो वह तर्क के साथ संक्रियाएं करने लगते हैं और तर्क समझने लगते हैं, परंतु उस अवस्था में वह केवल मूर्त वस्तु जो हमें प्रत्यक्ष रूप में सामने दिखाई देती है, उन वस्तुओं पर ही संक्रियाएं कर पाते हैं, अर्थात सामने उनके सामने कोई वस्तुएं रखी हुई है तभी वह उन पर संक्रियाएं कर पाएंगे, परंतु इस अवस्था में अमूर्त वस्तुओं पर भी वह संक्रिया कर सकता है, अर्थात समस्याओं को अमूर्त रूप में अवलोकन कर सकता है और उन पर तार्किक चिंतन भी कर सकता है। वह तार्किक चिंतन की वैधता को आकारिक या सांकेतिक संरचना में के रूप में बिना किसी विषय वस्तु की उपस्थिति के सिद्ध कर सकता है या पहचान सकता है। अर्थात यदि
उसे कोई नई समस्या है और वह समस्या कहें कि मूर्त समस्या नहीं है, वह केवल कल्पना करता है उस समस्या की, तो उस समस्या का चिंतन वह मानसिक रूप से कर सकता है, परंतु वह मानसिक रूप से अमूर्त रूप में और सांकेतिक रूप में बिना किसी विषय वस्तु की उपस्थिति, अर्थात कोई विषय नहीं है, कोई वस्तु नहीं है मूर्त रूप में उपस्थित, उसके बिना भी वह मानसिक रूप में ही उसे सिद्ध कर सकता है, या हम कहें कि इसे मानसिक चित्रण द्वारा, संक्रियाओं द्वारा ही वह उसे सिद्ध कर सकता है और पहचान सकता है। अर्थात हम कहें कि समस्या समाधान जो विधि है, समस्या समाधान जो शिक्षण विधि है, उसमें जो मानसिक प्रक्रियाओं का अमूर्त चित्रण होता है, अमूर्त संक्रियाएं होती है, वह विकास इस अवस्था में हो जाता है। अर्थात इस अवस्था का बालक समस्या समाधान शिक्षण विधि द्वारा अधिगम प्राप्त कर सकता है, सरलता से प्राप्त कर सकता है। वह समस्या निर्माण के विभिन्न तरीकों को खोज सकता है और बता सकता है कि उनके तार्किक परिणाम क्या होंगे। अर्थात इस अवस्था में बच्चा स्वयं समस्याएं निर्माण कर सकता है, स्वयं परिकल्पनाओं का निर्माण कर सकता है। वह यह सोच सकता है कि यह क्यों नहीं हुआ, या यह हो सकता है, या वह यह कह सकता है कि वह यह सोच सकता है कि कोई वस्तु जो आज उपस्थित है वह हो सकता है कल उपस्थित ना हो, कल मेरे सामने उपस्थित ना हो। तो इस प्रकार की समस्या जब उसके सामने आती है तो इस समस्या के कारण को भी वह खोज सकता है, या समस्या का निर्माण भी वह कर सकता है, नई समस्या का निर्माण करके और उनके परिणामों का ज्ञान भी कर सकता है। अर्थात संश्लेषण, विश्लेषण विधि, मूल्यांकन द्वारा वह उसके बारे में भविष्य कथन भी कर सकता है। वह केवल अमूर्त संक्रियात्मक संरचनाओं द्वारा ही इस प्रकार के कार्य को कर सकता है। वह मूर्त द्वारा भी कर सकता है, परंतु हम यह सोच सकते हैं कि इस अवस्था का बालक अमूर्त संक्रियात्मक संरचनाओं द्वारा तार्किक परिणाम प्राप्त कर सकता है। कम से कम वह अमूर्त वाक्य कथनों के उस क्षेत्र में चिंतन करने के लिए तैयार है जो उसकी यथार्थ दुनिया में काफी विस्तृत रूप से सही उतरते हैं। अर्थात अमूर्त वाक्य कथन, यदि कोई कथन इस प्रकार के हैं जिनमें केवल कल्पना ही है, तो उनके क्षेत्र में भी वह अपना चिंतन कर सकता है जो उसकी यथार्थ दुनिया में काफ़ी विस्तृत रूप से सही उतरते हैं। अर्थात जो चिंतन या जो वस्तुएं जो काल्पनिक है परंतु वह उसकी वास्तविक दुनिया में उतर सकते हैं या उतरते हैं, कभी उतर सकते हैं वह, तो उनके बारे में भी वह चिंतन करने के लिए तैयार रहता है। अर्थात कोई ऐसी समस्या जो अभी जिस समस्या का अभी हमें प्रत्यक्षण नहीं है परंतु वह भविष्य में हमारे समक्ष प्रस्तुत हो सकती है या हमारे समक्ष घटित हो सकती है, उसके बारे में भी वह विचार करना या चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। यह संभव है कि वह इन सभी प्रवृत्तियों को प्रत्येक संभव अवस्था में प्रयोग ना ला सके। अर्थात ये जितनी भी प्रवृत्तियां हैं इनको सभी संभव स्थितियों में, अर्थात बहुत सारी कल्पनाएं हो सकती है बालक के समक्ष, अर्थात वह सभी समस्याओं का समाधान न कर सके, सभी काल्पनिक समस्याओं का समाधान न कर सके, परंतु उसमें इस प्रकार की अभिक्षमता, इस प्रकार की समझ उत्पन्न हो जाती है कि वह कम से कम समस्या उत्पन्न कर सकता है और लगभग उसका सही परिणाम ज्ञात करने की क्षमता को विकसित कर लेता है। परंतु वह उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जहाँ पर वह ऐसा करने में सक्षम हो गया है, अर्थात वह सक्षम हो जाता है, वह योग्य हो जाता है। सांकेतिक तर्कणा का बौद्धिक साजो सामान जो मानव निष्पत्ति का आधार है कम से कम प्रच्छन्न रूप में उसके अधिकार में होता है। अर्थात सांकेतिक तर्कणा, संकेतों के रूप में ही तार्किक ज्ञान प्राप्त करना, वह जो बौद्धिक साजो सामान अर्थात तो उसकी जो सामग्री है, जिन्हें हम कह सकते हैं हमारी संपत्ति है, हमारी बुद्धि है, हमारे विशिष्ट पद है, हमारी भाषा है, जो हमारे चिंतन का आधार है, हमारा जो प्रत्यक्षण है, इनका वह मानसिक चित्रण कर सकता है। और मानव निष्पत्ति अर्थात मानव की जो अभियोग्यता है, मानव की जो योग्यता है, उसके आधार पर वह क्या कार्य कर सकता है, निष्पत्ति क्या प्रयोग कर सकता है या क्या परिणाम उत्पन्न कर सकता है, उसका आधार है। क्योंकि मानव के बौद्धिक समायोजन के द्वारा ही नवीन संरचनाओं का, नवीन वस्तुओं का आविष्कार संभव हुआ है, जिसकी सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवस्था है, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो आधार है वो मानव का अमूर्त चिंतन है, जिसने उसकी कल्पनाओं को आधार प्रदान करके उन समस्याओं का समाधान करने में सक्षम बनाया है। कम से कम प्रच्छन्न यानी कि मौसमी रूप में उसके अधिकार में होती है, अर्थात मौसमी रूप में, अर्थात कम से कम उसमें विद्यमान तो रहती है। वह कभी कभी समस्याओं का समाधान भी कर सकता है, कभी कभी वह अमूर्त समस्याओं का समाधान कर सकता है, और वह सभी समस्याओं का समाधान नहीं, वह किन्हीं समस्याओं का समाधान भी
कर सकता है। यह संभव है कि सभी बच्चे दी गई, ये देखो ये सबसे महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का, कि सभी बच्चे दी गई आयु सीमाओं में इन संज्ञानात्मक अवस्थाओं में न आ सके, क्योंकि उनके घर और वातावरण अलग अलग होते हैं। अर्थात ये सामान्य तौर पर बालकों की अवस्थाओं को चित्रित करता है। यदि कोई विशेष बालक है, यहाँ कहीं कोई पिछड़ा बालक है, कोई मंदबुद्धि बालक है, मंदबुद्धि अर्थात उसकी खुद की स्वयं की जैविक संरचना अर्थात उसको परिपक्वता प्राप्त नहीं हुई है, या पिछड़ा बालक, पिछड़ा अर्थात वह सामाजिक तौर पर या वातावरण से पिछड़ गया है, इसके कारण हो सकता है कि वह इस निश्चित आयु में इन संज्ञानात्मक अवस्थाओं को प्राप्त करने में सक्षम न हो। उसके घर या वातावरण के द्वारा उसे ऐसे अनुभव ही प्रदान न किए जाए कि वह उसका संज्ञानात्मक विकास इस अवस्था में कर सके। अर्थात जैसे 2 से 7 वर्ष की आयु में उसका मूर्त पूर्व संक्रियात्मक विकास जो होता है वह होना चाहिए, परंतु हो सकता है उसे संवेदी गामक अवस्था में उसे इस प्रकार के अनुभव ही प्रदान न किए गए हों कि वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पहुंच सके। तो इस प्रकार के अनुभव न प्राप्त करने के कारण वह 2 से 7 वर्ष की आयु में इस अवस्था में नहीं पहुंच पाएगा। पर पियाजे ने जिस बात पर बल दिया है वह यह है कि बौद्धिक विकास में इन अवस्थाओं का अनुक्रम सभी बालकों के लिए वही रहेगा। अर्थात कोई भी बालक हो, जैसे वह पिछड़ा बालक हो, मंदबुद्धि बालक हो, उनमें इन अवस्थाओं का अनुक्रम, यानी कि एक अवस्था के पश्चात वही अवस्था आएगी और उस अवस्था के पश्चात वही अवस्था आएगी, अर्थात उनका अनुक्रम निश्चित है। किसी भी बालक का संज्ञानात्मक विकास इन अवस्थाओं के अनुक्रम में ही होता है। अर्थात हम कहें कि संवेदी गामक अवस्था के पश्चात प्रत्येक बालक जो है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही आएगा, वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में नहीं जा सकता। यदि उसका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का संज्ञानात्मक विकास अधूरा है तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या वह पूर्व अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में नहीं जा सकता है। अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं का जैसे वर्गीकरण है, उसका समानता है उनमें, और या उनमें संयोजन है, संरक्षण का जो गुण है, जो संरक्षण का जो गुण है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में घटित होता है। यदि उसमें संरक्षण का गुण या संरक्षण की अवधारणा का संज्ञानात्मक विकास या संज्ञान यदि व्युत्पन्न नहीं होगा तो वह अमूर्त परिकल्पनाएं नहीं कर पाएगा। अर्थात एक अवस्था के संज्ञानात्मक विकास के परिपूर्ण होने के पश्चात ही बालक की अगली अवस्था का संज्ञानात्मक विकास जो है घटित होता है। इसके पश्चात इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का हम पदानुक्रम देखते हैं। पदानुक्रम अर्थात उनके मध्य संबंध क्या है, या हम कह सकते हैं एक संकल्पनात्मक मानचित्र प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर हम उनकी अवस्थाओं को विभेदित कर सकते हैं। सर्वप्रथम संवेदिक प्रेरक अवस्था, या हम इसे कार्य अभिमुख बुद्धि या कार्य योजनाएं भी कहते हैं। कार्य अभिमुख बुद्धि अर्थात कार्य के लिए जो अभिमुख हो, कार्य करने के लिए जो निश्चित हो, या कार्य करने में जिसकी रुचि हो, और कार्य की योजनाएं बनाने में अर्थात किसी वस्तु को प्रभावित करने का या कार्य कारण संबंध के लिए इस प्रकार की जो योजनाएं हैं, संवेदनाओं द्वारा ज्ञान का अनुभव या समझ या संज्ञानात्मक विकास करना इस अवस्था में आता है। भौतिक अथवा शारीरिक अनुभव इस अवस्था में होते हैं। अर्थात भौतिक जगत में जो मूर्त रूप में जो वस्तुएं विद्यमान है उनका वह अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव अर्जित करता है, उनका अवबोधन करता है, और शारीरिक अनुभव के द्वारा वह वस्तुओं का प्रत्यक्षण कर और उनका संज्ञान या हम कहते हैं उनकी मानसिक संरचना विकसित करता है, एक स्कीमा विकसित कर लेता है। क्रियात्मक योजनाएं अर्थात वह वस्तुओं के साथ क्रिया करता है, उनको उठाता है, उनको पटकता है, उनको देखता है, उनको सुनता, इस प्रकार की क्रियाएं करता है। जैसे हमने देखा है 0 से 2 वर्ष का बालक अधिकतर वस्तुओं को चूसता है या उनको उठाता है, पटकता है, इस प्रकार की क्रियाएं करता है। तार्किक गणितीय अनुभव का संकेत देती है, अर्थात इस अवस्था में तार्किक गणितीय अनुभव, तर्क और गणितीय अनुभव होने का संकेत देती है। इसमें विकास नहीं होता है, परंतु ये इस बात का संकेत देती है कि बच्चा कार्य कारण संबंध ज्ञान करने लगा। अर्थात हम माने कि जो हमने समझा था वस्तु स्थायित्व, जिसे हम कहें तो संरक्षण का सिद्धांत भी कह सकते हैं, कि जो वस्तु है वह हमेशा वह वस्तु विद्यमान रहेगी, उसका हम रूप परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु वह स्थायी है वस्तु। तो गणितीय अनुभवों का संकेत देने लगती है, परंतु गणितीय अनुभवों का जो विकास है, गणितीय या वैज्ञानिक संरचनाओं का जो विकास है, वो हमेशा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होने के लिए सर्वप्रथम उसकी जो
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जिसमें उसकी भाषा, उसके प्रतीकों का विकास होना आवश्यक है। अब हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं कि इसमें परानिगमनात्मक तर्क की प्रधानता, गुणात्मक सारूप्यता का आरंभ होता है। अर्थात इसमें परानिगमनात्मक तर्क, जिसे हमने कहा था कि रिवर्सिबिलिटी यानी कि निगमनात्मकता, वह पश्चिम दिशा में भी अपना तर्क प्रारंभ कर देता है। पश्चिम दिशा में भी वह सोच सकता है। या हम कहें कि वह एक वस्तु को दो पक्षों से देख सकता है, दूसरे के नज़रिए से भी देख सकता है। उसका आरंभ होने लगता है। उसका पूर्ण विकास नहीं होता, परंतु इसके अंत में आते आते उसका विकास होने लगता है। गुणात्मक सारूप्यता अर्थात वह गुणों के अनुसार उसकी समानता निश्चित कर देता है, उसका वर्गीकरण कर सकता है, उसमें समंजन, उसका संयोजन कर सकता है। इस प्रकार के कार्य वह करने लगता है। इसमें निगमनिक तर्क सबसे प्रधान है, अर्थात रिवर्सिबिलिटी। इसके पश्चात अपनी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, इनमें तार्किक सही संरचनाएं अथवा संक्रियाओं का विकास होता है। संक्रियाओं में जैसे है हम कहें कि इसमें जो है सही रूप में इसमें वर्गीकरण जो है, उसके पश्चात हम कहें संयोजन है, गुणों में समानता है, संरक्षण का गुण है। इन संक्रियाओं का विकास, जोड़, बाकी गुणा भाग का विकास इनमें हो जाता है पूर्ण रूप से। और वह इन्हीं मूर्त वस्तुओं का परिचालन करके या मूर्त वस्तुओं को देखकर उनका तर्क जान सकता है, उनका उद्घाटन कर सकता है, उनके बारे में अपनी समझ विकसित कर सकता है। परंतु रूपात्मक या तात्विक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, इसमें तार्किक, गणितीय अनुभव की प्रधानता तो होती है, परंतु बच्चा अमूर्त संक्रियाओं पर भी तार्किक क्रियाएं लागू कर सकता है, अमूर्त संक्रिया कर सकता है, परिकल्पनाओं का निर्माण कर सकता है। वह समस्या का समाधान अमूर्त रूप में, अमूर्त चिंतन के द्वारा कर सकता है, समस्याओं का निर्माण कर सकता है, वह भविष्यवाणी कर सकता है और इस प्रकार की क्रियाएं करने में वह सक्षम हो जाता है। इसके पश्चात हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है